नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शासक के बारे में जिस तरह से अशोक जैसा महान शासक माना जाता है, उसी तरह से अकबर को भी महान शासक के रूप में जाना जाता है। क्यों महान शासक इनको माना जाता है? क्योंकि इन्होंने जनता के कल्याण तो किए ही, साथ ही साथ प्रशासन को इस तरह से व्यवस्थित किया। फिर इसके बाद धर्म के रूप में ये बहुत ही उदार थे। ये सभी धर्मों को संरक्षण दिए, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, पारसी हो, चाहे जो भी धर्म हो, सबको इन्होंने जो है समान संरक्षण दिया। इसीलिए अशोक के समान अकबर को भी एक महान शासक माना जाता है भारतीय इतिहास में। तो आज हम देखेंगे बच्चों पाठ 10, अकबर का युग 1556 से 1605 के बीच। तो अकबर, आप देखते हैं कि अकबर हुमायूं का पुत्र रहता है, और जब हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है और वह भागकर फारस की खाड़ी चला जाता है, तो वहीं पर आप देखेंगे कि फारस में ही उसे एक पुत्र की प्राप्त होती है जिसका नाम अकबर होता है। अकबर बचपन में जब ये देखा गया कि हुमायूं के पास ना तो साम्राज्य है, जब उसके पास जो है कि समस्याएं थी हुमायूं के पास, तो उसने अकबर को अपने जो है कि छोटे भाई कामरान को दे दिया कि ऐसा है कि तुम जो है इसे रखो और इसका पालन पोषण करना। अच्छा, कामरान जो है कि अकबर को बेहतर तरीके से पालन पोषण किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब हुमायूं कामरान के राज्य को जीतने चला, तो कामरान ने हुमायूं को जो है कि किले के ऊपर से टांग दिया, जहाँ से हुमायूं जो है गोला दागकर उसके किले को तोड़ रहा था, तो वहीं पर ले जाकर अकबर को टांग दिया। ये जानिए कि सौभाग्य था, बस सौभाग्य था कि कोई गोला जाके अकबर को लगा नहीं, वरना अकबर जैसा महान शासक वहीं समाप्त हो जाता। तो कहने का आशय, ऐसी विषम परिस्थितियों से निकलकर तो अकबर बाद में चलकर शासक बना। तो हम बच्चों ऐसे भाग्यशाली शासक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही साथ प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। बाबर भले से आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत अर्थात लोदी वंश की सत्ता को समाप्त किया, लेकिन उसने जो है कि युद्ध में ही उसका अधिकतम समय बीत गया। फिर देखते हैं आप, हुमायूं आता है, बाबर का पुत्र हुमायूं आता है। तो हुमायूं आप देखते हैं कि शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है और 15 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है। तो इसके बाद उसको भी बहुत अच्छा साम्राज्य को जो है सुदृढ़ करने के लिए, प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए, शासन को व्यवस्थित करने के लिए, जन कल्याण के कार्य करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलता है। लेकिन जब अकबर आता है तो उसके पास बहुत अच्छा समय मिलता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि अकबर के समय में ही मुगल सत्ता स्थायित्व पाई। वहीं से उसने एक जो है कि शक्तिशाली राजवंश का स्थान ग्रहण किया, और बताया जाता है दुनिया में शक्तिशाली राजवंशों में मुगल साम्राज्य एक था। तो आप इस तरह से देखते हैं। और एक बात और, गुप्त शासक जिन्हें हम चंद्रगुप्त के रूप में जानते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि भारत को बहुत सारे छोटे छोटे शासकों ने शासन किया, जीता, शासन किया, लेकिन कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो बहुत संगठित भारत को एक करके और शासन का संचालन किया हो। अकबर एक ऐसा शासक आता है, जब उसका 1556 में वो गद्दी पर बैठता है, तो उसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा और जीता, और एकता के सूत्र में बांधा, और इसके बाद एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया, न्यायिक व्यवस्था एक तरह की लागू किया। तो इस तरह से कहने का आशय वो है कि ये उसकी एक अद्वितीय पहचान थी। फिर आगे देखते हैं, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। बाबर कितने वर्ष का था? 11 वर्ष का था। और अकबर कितने वर्ष का था? केवल 13 वर्ष का था। कहने का आशय, जब आपके गोटी खेलने की उम्र थी, जब आप साइकिल के चक्के दौड़ा रहे थे और जब कित-कित खेल रहे थे, तब अकबर क्या हो गया? बादशाह बन चुका था, क्योंकि उसमें हुमायूं जैसे प्रतापी शासक का खून था। तो इसलिए वो जो है शासक बन गया। जब जो है
पानीपत के युद्ध में हेमू से लड़ रहा था, उसी समय यह सूचना मिली कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब बैरम खां सोच रहा था कि दिल्ली हम जाएं या पहले जो है कि यहीं पानीपत के मैदान में ही उसने ना दिल्ली जाकर अकबर को वहीं जो है कि एक चबूतरा बनवाया और चबूतरा बनवाकर वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया। मतलब उसको सुल्तान की उपाधि दे, उसको बादशाह बना दिया और उपाधि दिया। फिर जो भी मुस्लिम में मंत्रोच्चार वगैरह होता था वो सब करके उसको जो है प्रॉपर तरीके से बादशाह बना दिया। तो बैरम खां उसका बहुत ही खास था अकबर का। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देख रेख में राजकाज करने लगा। अकबर जो है वो पहले 13 वर्ष का था, तो उसे शासन का या प्रशासन के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। तो वह जो बैरम खां के संरक्षण में अपना जो है प्रशासन संचालित करने लगा। लेकिन आप देखेंगे कि 2 ही वर्ष बाद 1556 से 1560 या 62 में ही अकबर बैरम खां से उब जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि कई बार अकबर को बैरम खां यहाँ तक कि कोई अगर जो है कि दैनिक कार्य के लिए अकबर को पैसे की ज़रूरत हो जाती थी या उसका कोई और कार्य करने का मन कहता था तो अकबर उसे पैसा तक नहीं देता था। तो अकबर बाद में ये लगा कि अगर हम इसके संरक्षण में रहेंगे तो हमें जो है ये धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लेगा और मुग़ल साम्राज्य की शक्ति अपने हाथ में ले लेगा। तो फिर बाद में आप देखते हैं कि अकबर ने बैरम खां को एक युद्ध में परास्त किया और इसके बाद उसको फारस भेज दिया और वहीं बीच में एक अफगान ने उसकी हत्या कर दी थी। अब देखते हैं आगे पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। इसी युद्ध में जो है कि बैरम खां ने अकबर को बादशाह बनाया था। अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गया। अच्छा बच्चों, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध बड़ा ही रोचक था। जैसे ही आप देखेंगे कि हुमायूं की मृत्यु की सूचना अफगानों को मिलती है तो वो पुनः सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं में से आदिल शाह का जो है सेनापति हेमू रहता है, जो हिंदू सेनापति रहता है, वो दिल्ली को कब्जाने की चाहत रखता था और उसने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उधर देखते हैं हम कि अकबर जो है पानीपत में आकर और हेमू को ललकारता है। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। अच्छा, एक बड़ी रोचक कहानी है कि युद्ध हेमू जीत चुका था, लगभग हेमू युद्ध जीत चुका था और अकबर लगभग युद्ध हार चुका था। लेकिन बस एक अचानक घटना हुई कि अकबर ने तीर मारा और तीर जाकर हेमू की आंख में लग गया और जैसे ही हेमू की आंख में तीर लगा पूरी सेना उसकी तितर बितर हो गई और अकबर को मौका मिल गया और बैरम खां के सहयोग से उसने हेमू के सेना को परास्त कर दिया और इस तरह से पानीपत का युद्ध अकबर जीत गया और दिल्ली का बादशाह बन गया। फिर आगे देखते हैं साम्राज्य विस्तार। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। देखिए, अकबर जो है कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। कहते हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। तो वो क्या करता था कि कुछ लोगों को अपना दोस्त बनाया, जो अगर कहे कि नहीं हम आपका साथ देंगे महाराज, हम आपका साथ देंगे। और कुछ लोगों को उसने क्या किया कि जो नहीं मानते थे कि हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, उनको फिर क्या है युद्ध में पराजित किया, जैसे महाराणा प्रताप को। तो इस तरह से उसने, आप देखेंगे कि जो उसके साथ हो जाता तो उसको अच्छे अच्छे पद देता, उनको जो है कि अधिकारी बनाता, उनको मनसब ढेर सारा देता। तो इस तरह से उसने जो है 2 तरह की नीतियाँ अपनाई। एक तो मित्र बनाने की नीति अपनाई और एक जो है शत्रु बनाने की नीति अपनाई कि अगर आप जो है शत्रु हमारे हैं तो आपसे, अगर आप शत्रु हैं तो आपसे हम युद्ध करेंगे और अगर मित्र हैं तो आपको ऊंचा पद देंगे। तो इस तरह से अकबर जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। आप देखिए, इसमें चित्र में बड़ा ही अच्छा एक रोचक कहानी दिया हुआ देख पाए। अकबर ने आमेर के राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई उर्फ जोधाबाई से विवाह किया। अकबर
जब शासक बना तो उसे भी यह बात पता थी कि राजपूत जो हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं, और कर्मठ के साथ ही साथ उनमें इतनी क्षमता है कि वो युद्ध में अपनी गर्दन कटा देंगे, लेकिन वो युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। तो अकबर इसी को देखते हुए वो क्या कहता है कि जो है कि अपने मंत्रियों से कहता है कि आइए चलते हैं हम अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर घूमने चलते हैं। लेकिन हालांकि उसका उद्देश्य होता है कि हम राजस्थान में क्या है, विजय के लिए जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे जब घुसता है तो जितने भी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने चाहते हैं वे उन्हें भेंट के स्वरूप में कोई माला दे रहा है, कोई उसे हाथियों को सौंप रहा है, कोई उन्हें जो है कि अपनी सेना अपनी दे रहा है, कि इस तरह से क्या होता था, राजा का स्वागत होता था जब वो किसी जो है दूसरे के राज्य में जाता था। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि आमेर का राजा जिसका नाम भारमल रहता है, उसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करने का प्रस्ताव रखा। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, हम थोड़ा जो है कि जा रहे हैं वहाँ अजमेर के दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जा रहे हैं, इसके बाद लौटते हैं तो आपसे बातचीत करेंगे। तो अच्छा, अकबर गया वहाँ पर गया और अपना जो भी पूजा पाठ चादर चढ़ाना था वो किया। इसके बाद रिटर्न होते वक्त उसने क्या किया कि हरखा बाई, जिसका नाम जोधा बाई रहता है, उससे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब दोनों का विवाह हो जाता है। सबसे अकबर की सबसे प्रिय पत्नी माना जाता है जोधा बाई थी। अब देखिए इसमें लिखा है, आज खुशी का दिन है, अकबर से हमारा रिश्ता जुड़ गया। राजपूत कहते हैं कि हमारा अकबर से रिश्ता जुड़ गया, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। हाँ, आप सही कहते हैं महाराज। फिर देखिए नीचे दिया हुआ है, अकबर का यह विवाह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव को बढ़ाने की एक कोशिश थी। इससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का भी पता चलता है। अच्छा, एक चीज़ और था कि अकबर जो है एक मुस्लिम शासक था, लेकिन फिर भी जब उसने जोधाबाई से विवाह किया तो आप देखेंगे कि हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। उसने ये नहीं कहा कि आप जो है कि निकाह करवाइए, नहीं, उसने कहा कि हिंदू रीति रिवाज से आप विवाह करते हैं और हिंदू रीति रिवाज से सारी प्रथाएं हुई। इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि अकबर जब जो है कि जोधाबाई को लेकर अपने फतेहपुर सीकरी में पहुंचता है तो वहाँ पर उनका एक महल बनवाता है और वहीं पर वो अपनी पूजा पाठ, देवी देवताओं को सारा जो है कि त्यौहार वहाँ पर वो मनाती थी। तो कहने का आशय ये उसकी सहिष्णुता का परिचय है। आज के समय में कोई व्यक्ति होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे मिलेंगे जो हिंदू देवी देवताओं को मानते हो या हिंदू रीति रिवाज को मानते हो। आपको देखेंगे, इसीलिए तो कहते हैं कट्टरपन इसीलिए फैल रहा है। आगे देखते हैं बच्चों, अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूतों को दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। इन शासकों ने क्या है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इन्हें किसी को मनसबदार बना दिया, किसी को जो है कि कहीं का सिंध का मनसबदार बना दिया, किसी को बंगाल का मनसबदार बना दिया, किसी को और कहीं बना दिया। तो इन सब से वो बड़ा खुश हुआ। राजपूत राजा भगवान दास तथा पुत्र मान सिंह को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान दिया, उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया। मान सिंह कहने का अर्थ है अकबर के बाद जो है सबसे पावरफुल जो है कि कोई व्यक्ति था अकबर के दरबार में, तो मान सिंह था। फिर आगे देखते हैं, महाराज आपके द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर भी समाप्त से हिंदू अति प्रसन्न है। एक तो उसने क्या किया, हिंदू रीति रिवाज से हिंदू लड़की से शादी किया, फिर उसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया, फिर तीर्थ यात्रा भी कर समाप्त कर दिया। तो अकबर ने कहा कि महाराज आपने जो जजिया कर समाप्त किया, वो मान सिंह ने कहा कि महाराज आपने जो जजिया कर समाप्त किया है इससे हिंदू बहुत प्रसन्न है। तो अकबर कहता है, यह सुनकर मुझे खुश हुई मान सिंह, यह जरूरी है कि हिंदू मुझ पर विश्वास करें। वो कहता है कि मान सिंह ये बहुत ज़रूरी था, अगर हिंदू हम पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम कैसा अपने शासन का संचालन कर पाएंगे। तो इस तरह से अकबर बात करता है किससे, मान सिंह से। फिर आगे देखते हैं, वो फिर मान सिंह से ही बात करता है या अपने मंत्रियों से बात करता है। वो कहता है कि कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राणा प्रताप ने सर झुकाने से इनकार कर दिया। उसका मंत्री कहता है कि महाराज
आमेर का राजा, बीकानेर के राजा, जोधपुर का राजा, जैसलमेर का राजा आपकी तो अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन ये जो मेवाड़ का राजा है राणा प्रताप, ये जो है कि आपकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। अकबर भी बड़े चक्कर में पड़ गया, कहा कि यार गजब का है, हमने इतना बड़ा जो है साम्राज्य, इतनी शक्तिशाली हमारे पास सेना है और इनको जो है कि हम प्रलोभन दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं आ रहा है। कई बार उसने मनाने के लिए भेजा, कई लोगों को, अपने दरबारी को भेजा, बीरबल को भेजा कि अरे जाओ मना के आओ भाई। लेकिन क्या है, राणा प्रताप जो है वो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। वो कहता था कि हम संघर्ष करते करते मर जाएंगे ये कबूल है मुझे, लेकिन किसी की अधीनता हम स्वीकार कर लें ये कबूल नहीं मुझे। अकबर कहता है कि ठीक है, अब राणा प्रताप पर आक्रमण किया जाए। अकबर जो है कि राणा प्रताप पर आक्रमण कर देता है। अब देखें, और जल्द ही अकबर की सेना और राणा प्रताप का सामना हुआ 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। थोड़ी संख्या में होते हुए भी राणा प्रताप ने मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। अब देखते हैं कि भाई एक तो बहुत राणा प्रताप की सेना छोटी सी थी और मुगलों की सेना विशाल सेना थी, फिर भी राणा प्रताप ने इतना जो है कि साहस के साथ युद्ध किया कि अकबर की जो है कि चोटी खड़ी हो गई। उसने कहा यार गजब का शासक है, हमने एक सेना भेजी, 2 सेना भेजी, 3 सेना सैनिक अभियान किए, लेकिन राणा प्रताप जो है कि अधीनता स्वीकार ही नहीं किया। फिर आगे देखते हैं हम राणा प्रताप कैसे अपना जीवन जीता है, क्योंकि वो जो है कि मेवाड़ को तो हार जाता है, तो उसे जो है कि जाके जंगलों में रहना पड़ता है। तो राणा प्रताप भीषण युद्ध करते हुए बुरी तरह घायल हुए और उन्हें परिवार सहित जंगल का आश्रय लेना पड़ता है। सोचिए, कहा कि हम स्वाभिमान से नहीं खेलेंगे, हमारा स्वाभिमान बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने प्रण किया कि जब तक वे मेवाड़ को वापस नहीं ले लेंगे, वे घास की रोटी खाएंगे, ज़मीन पर सोएंगे और सभी सुखों का त्याग कर देंगे। राणा प्रताप के आजीवन अपने इस प्रण का पालन किया। मतलब राणा प्रताप ने आजीवन इस प्रण का पालन किया कि हम भले से ही घास की रोटी खाएंगे, ज़मीन पर सोएंगे, सुख सुविधाएं नहीं होंगी हमारे पास, लेकिन हम अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। राजा के भी दांत खट्टे हो गए। अकबर को लगा कि हाँ, कोई ऐसा हिंदू शासक है जो अपने स्वाभिमान के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा सकता है। आप देखिए, फिर राणा ने 20 वर्षों के संघर्ष में देवार, उदयपुर, कोमलमीर स्वतंत्र करा लिया, परंतु चित्तौड़ व अजमेर अकबर के कब्जे में ही रहा। ये आप देखेंगे कि 2-3 क्षेत्रों को, जैसे देवार हो गया, उदयपुर हो गया, कोमलमीर हो गया, इन सबको तो अपने अधिकार में कर लिया, लेकिन वो चित्तौड़ और अजमेर को अपने अधीन नहीं ले आ पाया। चित्तौड़ का किला बहुत मजबूत किला माना जाता है। आज आप जाके घूम के आइए, लगता है कि भाई साहब लाखों लोग उसमें समा जाए, इतनी बड़ी जो है कि चित्तौड़ का किला था। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर जानता था कि अगर हम राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाएंगे तो विवाह, हमारे यहाँ विवाह बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर रिश्तेदार को कोई समस्या आ रही तो लोग अपनी समस्या समझते हैं, भले से वो दूर का रिश्तेदार हो, लेकिन वो आपकी सहायता करेगा। तो अकबर भी जानता था कि हिंदू धर्म में ऐसा है कि अगर आप विवाह कर लिए हैं तो हिंदू जो है बड़े ही सम्मान के साथ उस वैवाहिक संबंध को जो है कि निभाते हैं। तो इसलिए उसने जो है देखिए राजपूतों के साथ विवाह किया और ऊंचे ऊंचे पद दिए और उन्हीं को लेकर वो साम्राज्य जीतने निकलता है। अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य विजय भी की। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी। जब अकबर गुजरात और बंगाल को जीत लेता है तो क्या होता है कि गुजरात में और बंगाल में दोनों ही एक तो खेती के लिए उपयुक्त थे और दूसरा व्यापार यहाँ से होता था। यहाँ अच्छे अच्छे बंदरगाह थे, जैसे कोलकाता बंदरगाह आप जानते होंगे, इसका नाम पहले प्राचीन ताम्रलिप्ति था। फिर उधर यहाँ गुजरात में आप देखेंगे बहुत सारे बंदरगाह थे। तो यहाँ से क्या है व्यापार इधर दक्षिण पूर्व एशिया में, फिर इसके बाद जो है कि इधर आपका
यूरोप में, फिर अफ्रीका में, यहाँ पर व्यापार होता था। तो क्या हो, जब व्यापार होगा तो बादशाह को चुंगी मिलेगा तो उसकी आय बढ़ेगी। दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ। चांद बीबी भी अपने आप में बड़ी शक्तिशाली पावरफुल शासिका थी। उसने अपने पुत्र के नाम पर जो है शासन का संचालन किया था। तो अब देखेंगे कि ये भी बहुत पावरफुल शासिका हुई। अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका दुर्गावती को हराया। चांद बीबी अपनी सेना को मुगल सेना पर आक्रमण करने का आदेश देते हुए, फिर इस तरह से अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। मतलब कहने का आशय है कि अकबर इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है कि जो पहले गुप्त साम्राज्य में स्थापित था उतने बड़े साम्राज्य की स्थापना अकबर 1556 ईस्वी में करता है। तो आगे हम बच्चों देखेंगे कि अकबर का साम्राज्य देखिए कितना बड़ा अकबर का साम्राज्य है। ये देखिए लाल रंग का जितना भी है ये पूरा अकबर का साम्राज्य में शामिल है। तो बच्चों यही है उसका साम्राज्य। नमस्कार, हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे और फिर आगे हम बताएंगे कि कैसे अकबर ने अपनी नीतियों को लागू किया, कैसे वो शासन का संचालन किया। नमस्कार।